अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के स्पेशल एडिशन में हाजिर खिदमत है। उसकी वजह है कि आपको पता है कि 2 प्रोग्राम कर दिए हुए हैं। मसरूफियत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों से कांटेक्ट भी रखना है, हालात और वाक़यात बताने हैं और आज का स्पेशल प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर को भूल नहीं सकते, आप लोगों की डिमांड थी और वैसे भी मैं माज़रत के साथ जो कि ये प्रोग्राम जो है बताना ज़रा ज़रूरी है। रात के प्रोग्राम में फिर रह जाना था तो मुनासिब यही समझा और मैंने दावत दी इसके लिए ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब को। और बचपन याद है, 67 की तारीख़ पैदाइश याद है, जहाज़ों का उड़ना, वालिद साहब नेशनल डिफेंस या शहरी दिफ़ा के हवाले से सारे मामलात को तो हमें उस वक़्त का पता है किस तरह गैबी इमदाद आई और पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार है और यही वजह है कि हमारी जो है ना सिविल हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर जो नवाज़ शरीफ देख लें या बाकी सियासी जमातें देख लें, वो इस अहमियत को उजागर कर नहीं पा रही ना वो उसकी वजह है कि विज़डम भी चाहिए। अगर इतना को पता होने तो ग़ज़वा हिंद के लिए जो पेशें गोई हैं हज़रत नेमत वली शाह के हवाले से एक प्रोग्राम मैंने उसके लिए तरतीब एक दिया है, वो बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह करूँगा और वो सारी बताऊँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार सारे इसमें क्या रहना है। तो 5th जनरेशन वार पाकिस्तानी फ़ौज की अगेंस्ट चल रही है और वो नाकामियाँ मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और आईएस का किरदार आपने देख लिया कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बातें कही थी, जो पेशेंगोइयाँ कही थी, पूरी दुनिया मानती है आईएसआई को इस कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार को। तो इस दिन के तनासब से हम एक तो ये सवाल करेंगे, कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से सवाल करने हैं। पहले चलते हैं वो ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब की तरफ कि 6 सितंबर के हवाले से उनका नुक्ता नज़र अवाम को बताना ज़रा ज़रूरी है, कुछ यादें ताज़ा करना ज़रूरी है और उनका अपना एक रोल रहा है। जी, गज़नफ़र साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, आपने जो 6 सितंबर के हवाले से कहा और यादों के हवाले से कहा। 6 सितंबर से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं और जैसे 6 सितंबर असल में मैं ये देखता हूँ कि 6 सितंबर एक सिंबॉलिक डे के तौर पे, एक प्रैक्टिकल डे के तौर पर इसलिए उभर आता है कि उस दिन इंडिया की वासिफ़ फ़ौजों ने और इंडियन हुकूमत जो फैसिस्ट हुकूमत रही है इंडिया के अंदर, जो सेकुलरिज़्म का ढोंढोरा पीटते रहे हैं लेकिन अक़लियतों को हमेशा मारते रहे हैं, चाहे वो 60 की दहाई थी, 70 की दहाई थी या अभी 2000 की दहाई है। उन्होंने अपने हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए अक़लियतों पर जुल्म किया है। इसी तरह जो उनकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, नेपाल हो गया, उनके ऊपर भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी हेजेमनी कायम रखने की कोशिश करें, जो एक फ़ॉल्स प्रीटेक्स्ट है उनके ज़हन में। इसी तनाज़ुर में 6 सितंबर की सुबह उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लाहौर पे हमला किया और ये दिन हम उन फ़ौजी, नेवी, एयर फोर्स, सिविलियंस, पुलिस, रेंजर्स के जो शुहदा हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क की सरजमीन के लिए, उनकी याद में और उनको इसाले सवाब पहुँचाने के लिए मनाते हैं। और जो जिंदा कौमें होती हैं दुनिया में कहीं भी हों, बहुत एडवांस्ड नेशंस भी हों, वो हमेशा अपने शहीदों को, अपने गाजियों को, अपने हीरोज़ को याद करती हैं। वो चाहे फ़ौजी हों, चाहे सिविलियन हों, चाहे शायर हों, चाहे लिखारी हों, चाहे डॉक्टर्स हों। जैसे कोविड-19 में अभी हम डॉक्टर्स के रोल को याद करते हैं। तो 6 सितंबर उसी चीज़ को याद करने के लिए बनाया जाता है। और 6 सितंबर के दिन तो इंडिया ने हमला किया था लाहौर के ऊपर और उनका आपको उनके चीफ आर्मी स्टाफ की फेमस स्टेटमेंट याद होगी कि उसने कहा था कि जी हम शाम को जिमखाना में जाके चाय पिएंगे। मुझे उसकी अक्ल के ऊपर आज भी शक होता है कि उसने कहाँ से कमीशन लिया था कि आप ये समझ रहे थे कि यहाँ पे कोई मोम के गुड्डे बैठे हुए हैं जो आपको अलाउ करेंगे, आए जी आके चाय पिए। चाय तो हम पिलाते हैं, लेकिन चाय हम किस तरह पिलाते हैं? चाय हम पिलाते हैं जहाज गिरा के और फिर आप चाय की तारीफ भी करते हैं। तो चाय तो हमने पिला दी अल्टीमेटली। लेकिन ये मैं इस चीज़ को, तमाम तनाजुर को देखता हूँ सिर्फ 6 सितंबर 65 को नहीं, बल्कि 1947 से जो पाकिस्तान की का नाम, पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जो पाकिस्तान के लिए कोशिशें शुरू हुई थी। और आपको पता है 1947 में अगर फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब बरतानी ऑथर्स ने लिखी हो, उठा के पढ़े तो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो माइग्रेशन है वो
1947 में हुई थी, जब लोग अपने घरों को छोड़ के पाकिस्तान के नाम पे एक नई सरजमीन में आ गए थे, और कितने सारे लोगों को जो है उधर शहीद किया गया था, ट्रेनों पे, काफिलों, और वो सारे के सारे हिंदू मॉब थे या सिख्स थे जो पंजाब में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया था, उनकी बॉडीज को काट दिया था, बच्चों से काट दिया था। हालांकि ये चीज़ें बाबू बजरंगी ने गुजरात के फसादात में भी यही चीज़ें की, जब मुसलमान को मारा गया, मुसलमानों को शहीद किया गया, जब नरेंद्र मोदी जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर था। तो ये जो तारीख थी, इस तारीख के जो तनाजुर में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया हमेशा कोशिश करता रहा है पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट तरीक़ाकार से, पाकिस्तान के मुसलमानों पे डिफरेंट तरीक़ाकार से अपनी हेजीमोनी क्रिएट करने के लिए। और इससे जो जंग का आगाज़ था वो तो हो गया था अगस्त में, जब इंडिया ने सीज फायर लाइन क्रॉस करके हाजी पीर सेक्टर में हमला किया था, और हमला करके वो हाजी पीर दर्रा हाजी पीर पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वहाँ पे 8 किलोमीटर है, उड़ी सड़क जाती है वहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर पाकिस्तान फौज ने टीटवाल में, अपना पुंछ में और बाकी जगहों पे पाकिस्तानी फौजों ने हमला किया, और 6 सितंबर को आप देखते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ ज़रूरी है, जो हमारे ऊपर अमूमन बताई नहीं जाती है, हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, हमारे नौजवानों को वो पता नहीं है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र ये करना चाहूँगा कि देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म और कितनी ज्यादती की गई। जो शेयर आपके पास, आपको पता है, पैसों का आना था, वो आपको नहीं दिया गया था। जो रिसोर्सेज का शेयर आना था वो नहीं दिया गया था। मिलिटरीली जितने ऑर्डिनेंस डिपोज थे, जितनी फैक्ट्रीज थी हथियारों की या लॉजिस्टिक्स बनाने की, वो तमाम के तमाम इंडिया में लोकेटेड थी। पाकिस्तान के अंदर कोई हार्डली 1 या 2, लाहौर ऑर्डिनेंस डिपो हो गया, खानेवाल ऑर्डिनेंस डिपो हो गया, कराची ऑर्डिनेंस डिपो, इस किस्म की थोड़ी फैसिलिटीज थी। और मिलिटरीली पाकिस्तान के पास जो चीज़ें आनी थी वो लोग उस पर गौर नहीं करते। पार्टीशन में हमारे पास जो है वो टोटल पाकिस्तान के पास 6 आर्मर रेजिमेंट्स आई थी, आर्मर रेजिमेंट यानी टैंकों की रेजिमेंट, और उनके पास टोटल 43 के करीब टैंक थे 6 आर्मर रेजिमेंट के पास। उसके बाद 8 जो थी हमारे पास आर्टिलरी की रेजिमेंट्स आई थी। आर्टिलरी वो होती जो बड़ी तोपें होती है, गने होती है, जो पीछे रह के फायर करती है दुश्मन के एडवांस को या डिफेंसेस को, वो भी हमारे पास सिर्फ 8 रेजिमेंट्स आई थी, बड़े उसके अंदर कम लोग थे। 8 हमारे पास इन्फेंट्री बटालियन आई थी, जो बलोच रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट थी, जिन्होंने आपके 1947 में ट्रेनों को प्रोटेक्ट करके पाकिस्तान से इंडिया लोगों को पहुंचाया, और आपको वो याद होगा। उसके बाद इंडिया के पास क्या गया था, अंदाजा लगाइएगा। इंडिया के पास 40 आर्मर रेजिमेंट्स गई थी, 40 आर्मर रेजिमेंट, ये टैंकों की रेजिमेंट। उनके पास 40 जो है वो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स गई थी, और 21 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी जो उनके पास। तो देखिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो उनको अंग्रेज ने दिया, और पाकिस्तान को क्या दिया। अब ब्रिटिश आर्मी में कोई 11,800 ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, 11,800 लोग थे, जिसमें कोई ऑफिसर्स थे, और उसमें कोई 5 लाख जो थे एनलिस्टेड पर्सन थे। यानी आपको पता था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई या इंडियन की जो आर्मी थी, वहाँ पे अंग्रेजों ने जो भर्ती किए, उन्होंने चकवाल और इस इलाके को मार्शल रेस डिक्लेयर करके बड़ा ब्लैकमेल किया, यहाँ से लोगों को भर्ती करके ले गए लड़ाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये 5 लाख लोग थे। जो शेयर पाकिस्तान के पास आया है इसमें, वो 60% शेयर जो है वो इंडिया, 64% शेयर इंडिया के पास गया, और 36% शेयर जो है पाकिस्तान के पास आया। अब पाकिस्तान के पास उस वक्त जो है 1,50,000 जो लोगों का, सोल्जर्स का और जेसीओ का शेयर आया, वो स्कैटर्ड थे, सारे इंडिया में स्कैटर्ड थे, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट पे थे, कोई कहीं था कोई कहीं था। उनको जमा करके पाकिस्तान लाना था, जो पाकिस्तान उस मौके पे वो 1947 के टाइम में नहीं इमीडिएटली आ सकते थे। और आपके पास 4,000 ऑफिसर्स आए थे, जिसमें से कोई 2300 अवेलेबल थे। अब तो ये जो था, और अक्टूबर 47 में पाकिस्तान ने 4 डिवीजन रेस किए थे। तो ये था जो फिर हम एक अमेरिका के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हुए। और जब इन तमाम चीज़ों को लेके आप आगे चले, तो 65 में, मैं सिर्फ ये जाता हूँ, जब इंडिया ने हमला किया तो आप रेशो ऑफ द फोर्सेस देखिएगा। इंडियन आर्मी की तादाद 7 लाख थी उस वक्त, और पाकिस्तान की आर्मी की तादाद 2,60,000 थी। इंडिया के पास 700 एयरक्राफ्ट थे मुख्तलिफ, जिसमें अपना कैनबरा थे, जिसमें अपना मुख्तलिफ तरीक़ों के उनके पास गैलेंट फाइटर था, स्टार 104 थे, और पाकिस्तान के पास 280 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट आउटडेटेड एयरक्राफ्ट थे, सैबर्स और ये जितने एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास 720 टैंक्स थे उस वक्त जो मौजूद थे। और पाकिस्तान के पास, क्योंकि हमने अमेरिका के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, तो अमेरिका
हमें आर्मर की और पहुंचा जो, क्योंकि अमेरिका की अपना इंटरेस्ट था, सोवियत यूनियन, इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ चला गया था, कम्युनिज्म का एक थ्रेट था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को देखा कि इसको एंगेज करें, लियाकत अली खान को दावत दी थी विजिट की, लियाकत अली खान गए थे, उसके बाद एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, हमने सीटों और सेंटरों में शिरकत की थी, तो अमेरिका ने हमारी फौज को इक्विप किया, तो हमारे पास कुछ 756 टैंक थे और ये पैटर्न टैंक्स थे, इंडिया के पास सेंचुरियन थे, शर्मन्स थे, तो ये थी फोर्स रेशियो उसमें जो एग्जिस्ट कर रही थी। इस फोर्स रेशियो में पाकिस्तान की फौज ने, अफवाज ने इंडियन आर्मी का मुकाबला किया। अब इंडियन आर्मी ने जब लाहौर पे हमला किया तो आपको याद है उनका इंडियन का 15 इन्फेंट्री डिवीजन था जो उस एडवांस को लीड कर रहा था, जो इस पर पाकिस्तान पे हमला करने के लिए आया, और उसका जो जीओसी था वो नरेंद्र प्रसाद था। इंडिया ने हमला किया, वाघा बॉर्डर पे रेंजर्स थे, एक इंडिया ने हमला लाहौर बॉर्डर पे किया, मेन एफर्ट उनकी सियालकोट सेक्टर में थी, और एक एफर्ट उनकी 3 प्रॉन्ग जो थी वो ये बरकी की साइड पे खेमकरन का जो इलाका आप देखते हैं अमृतसर से रोड, उस सेक्टर में थी। जब लाहौर पे हमला किया तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का 10 डिवीजन जो था वो अपने डिफेंसेस में नहीं था, बल्कि लाहौर में यूनिटें 20 लोकेशन में मौजूद थी, इस तरह 11 डिवीजन की 20 लोकेशन में मौजूद। जब उन्होंने हमला किया, रेंजर्स थे, उस जमाने में रेंजर्स वेरी वेल इक्विप्ड नहीं थे, आज वेरी वेल इक्विप्ड है, ट्रेंड है, उस जमाने में ये स्टैंडर्ड नहीं था क्योंकि वो बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए सिर्फ उनको रखा जाता। तो उनको इंडिया ने पुश बैक किया और बाटापुर का जो पुल है वहां तक इंडियन फोर्सेज आ चुकी थी। फिर यहाँ से पाकिस्तान अफवाज मूव करके गई, बाटापुर का पुल उड़ाया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, काउंटर ऑफेंसिव किया, तो मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद अपनी जीप छोड़ के भाग गया और वो जीप जो है वो पाकिस्तान की एक यूनिट के कब्जे में आ गई। आज भी वो वॉर ट्रॉफी के तौर पर मौजूद है। फिर हमने उनकी फोर्सेस को पुश बैक किया, डोगराय में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, वहां से इंडियन फोर्सेस को बीआरबी के पीछे धकेला गया, बीआरबी हमारी डिफेंस लाइन थी, और फिर पाकिस्तान की फौजों ने जब दिफा किया तो मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे हीरोज को आप याद करते हैं, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद सुलेमान की सेक्टर में आप याद करते हैं, मूनाबाव रेलवे स्टेशन पे पहले पाकिस्तान ने कब्जा किया, उससे पहले रन ऑफ कच्छ में अप्रैल 65 में पाकिस्तान, इंडिया ने एक सरदार पोस्ट बनाई थी हमारे इलाके में आके, हमने हमला किया, उसको हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे और इंडिया को पीछे धकेल चुके थे। सियालकोट सेक्टर में जो आपने देखा कि इंडिया का प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी था वन आर्मर डिवीजन, उन्होंने सियालकोट सेक्टर में एक नई कोर कायम की थी, 1 कोर, उसके अंदर उन्होंने इंडिया ने जो है वो कोई 1 आर्मर डिवीजन था, उसके साथ उन्होंने एडिशनल जो फोर्सेस हैं वो दी थी उस 1 कोर को। लेफ्टिनेंट पैट डन था उनका कमांडर, उसके अंदर 6 माउंटेन डिवीजन था, 14 इन्फेंट्री डिवीजन था, 26 इन्फेंट्री डिवीजन। उन्होंने सियालकोट में चविंडा और फिलौरा सेक्टर पे हमला किया, क्योंकि बहुत बड़ी फोर्स थी, पुश करके तो वो अंदर आ गए। उस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ एक ब्रिगेड, मैं फिर कहता हूँ एक ब्रिगेड और एक आर्मर रेजिमेंट वहां पे मौजूद थी। उन्होंने दिफा किया उस इलाके का एक आर्मर्ड डिवीजन के अगेंस्ट विच वाज प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी। फिर 6 आर्मर्ड डिवीजन वहां मूव करके गया, और आपको पता है फिर चविंडा के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल हुई, जिसमें इंडियन ने 120 टैंक 120 टैंक्स जो है उनका हलवाड़ा बनाया गया, उनका खेत वहाँ पे क्रिएट किया गया। पाकिस्तान ने अपना वहाँ पे डिफेंसेस लिए, और चविंडा और फिलौरा, उसके साथ ब्रिगेडियर ए मालिक थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, और अटली कमांडर थे वहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने इतना इफेक्टिव दिफा किया। और लेफ्टिनेंट कर्नल निसार थे जो वहाँ पे मौजूद थे, 25 कैवलरी के सीओ थे, और इन लोगों की जो कोशिशें हैं या इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, और उसके अंदर जो जवानों की कुर्बानियाँ हैं, जो टैंकों के नीचे लेट गए थे माइंस बांध के, जो इंडियन टैंक थे, ताकि वो इंडियन टैंक्स जो हैं वो उड़ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने से, क्योंकि इंडिया का जो मेन एफर्ट थी, उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो सियालकोट से ब्रेक करेंगे और गुजरात के नज़दीक आके वो पाकिस्तान को कि जीटी रोड पे कब्जा करके इसको डिवाइड कर देंगे। जिस तरह एक उनका ऑब्जेक्टिव था अहम खाना बेवकूफ़ाना, कि लाहौर पे हमला करेंगे और जिमखाना में चाय पियेंगे। तो ये थी ब्रीफली उस जमाने में, और उसमें बहुत सारे शहीद एयरफोर्स के, नेवी, हमारी नेवी ने पहले ही द्वारका को टारगेट कर दिया और इंडियन ब्लू वाटर नेवी को निकलने की इजाज़त ही नहीं दी।
तो ये जो शोहदा थे, एयरफोर्स ने मुनाबाव में जो ट्रेन एक आ रही थी, एयरफोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुनाबाव में। इससे पहले एक और चीज़ थी, जब इंडिया ने कश्मीर में सीज फायर लाइन क्रॉस की तो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन 12 डिवीजन होते जनरल अख्तर अली मलिक एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया छम के इलाके में, और वहां से जब लॉन्च किया उसका मकसद था अखनूर पे कब्जा करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एयरफोर्स ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान आर्मी के जिस तरह पार्टिसिपेट किया और जिस तरह वो पुश कर रहे थे, तो इंडियन फोर्सेस भाग रही थी। हमने इंडिया के आर्मी हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया था, जो फील्ड हेडक्वार्टर था, वहां पे कब्जा कर लिया। अखनूर जो था वो पाकिस्तान आर्मी की साइड में था। अखनूर शहर में जब आप एंटर होते हैं उससे पहले एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, क्योंकि जम्मू से रोड अखनूर जाती है और अखनूर से फिर वो कश्मीर के अंदर दाखिल होती है, रजौरी और आगे इन इलाकों में। तो पाकिस्तान फोर्सेज वर सीइंग द ब्रिज वाज इस स्पीड से एडवांस हो रहा था, हमारे टैंक्स और हमारी इन्फेंट्री एडवांस कर रही थी। लेकिन उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट अयूब खान थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया, एक स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट मिस्टेक की उसने। और उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तानी फौजी एडवांस कर रही थी, तो पता नहीं क्या इंटरेस्ट था अयूब खान का, अमेरिका ने प्रेशराइज किया था या अयूब खान नहीं चाहता था कि अख्तर अली मलिक जो है वो हीरो के तौर पे उभरे, तो अयूब खान ने कमांड चेंज कर दी और अख्तर अली मलिक को हटा के जनरल यहिया को कमांडर लगा दिया। और जनरल यहिया को जैसे ही कमांडर लगाया तो 2 दिन का गैप आ गया कमांड के टेक ओवर करने में। पाकिस्तान की पेशकदमी जहां थी वहीं रुक गई। इतनी देर में इंडियन फोर्सेज जो वो रीऑर्गेनाइज हो गई, और जब वो रीऑर्गेनाइज हो गई तो हम उससे आगे नहीं जा सके। जो अखनूर को कैप्चर करने का ऑब्जेक्टिव था वो अयूब खान की गलती की वजह से, अयूब खान की इंटेंशनल मिस्टेक की वजह से। इसके लिए अयूब खान को जितना क्रिटिसाइज किया जाए वो कम है। उसने बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान के साथ, इतनी बड़ी गलती की शायद उसमें अखनूर अगर कब्जे में आ जाता, और जो आ जाना था कम से कम अखनूर का ब्रिज तो कब्जे में आ जाना था, और आपने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को काट देना था और इंडिया को प्रेशराइज करना था कश्मीर के ऊपर। लेकिन अयूब खान की बहुत बड़ी गलती। पर इसी आप तरह जो बात खेमकरन सेक्टर में पाकिस्तान ने एडवांस किया, पाकिस्तान एडवांस कर रहा था खेमकरन सेक्टर के अंदर काफ़ी जगह खेमकरन रेलवे स्टेशन पे कब्जा किया। उस रेलवे स्टेशन पे अब अयूब खान की और जनरल मूसा की तस्वीरें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान खेमकरन तक पहुंच गया था और पाकिस्तान का प्रोग्राम वो था अमृतसर की तरफ जाने का, लेकिन खेमकरन से आगे जो है बैटल ऑफ असल उत्तर हुई। असल उत्तर एक जगह थी, वहाँ इंडियन फोर्सेज ने बड़ा अच्छा डिफेंस, उनका माउंटेन डिवीजन था जिसने उस इलाके को दिफा किया, और वहाँ भी टैंकों की जंग हुई जिसमें पाकिस्तान को ज़्यादा लॉसेस हुए, और इंडियन का डिफेंस इतना मजबूत था कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकी। तो खेमकरन से आगे जहाँ तक गई थी वहीं वो डिफेंसिव पोजीशन में चली गई, और जब वो अपना सीज फायर हुआ तो इस पोजीशन पे फोर्सेस मौजूद थी। इन तमाम चीज़ों में जो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, यानी जब फौजी दिफा की तरफ जा रहे होते थे तो वहाँ पे लोग रस्ते में खड़े होते थे। लाहौर के अंदर जब जंग हो रही थी तो यहाँ से लोग लाठियाँ लेके चल पड़े, फिर एक एमपी चेक पोस्ट लगानी पड़ी वाघा से शॉर्ट। लोगों का आ गया भाई, आप उन्होंने कहा जी हम लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा पहले हमें लड़ लेने दें, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। लोगों ने गने वो उठाई हुई, गने उठाई हुई, फिर यहाँ पे डॉग फाइट होती थी पिंडी में, लाहौर में, तो लोग देख के ऊपर तस्वीर तालियां बजा रहे होते थे। तो ये एक जज्बा था जो बुनियादी तौर पर फौज का और सिविलियंस आबादी का एक कंबाइंड जज्बा था। ये नहीं कि आर्मी अकेली लड़ रही थी, और यही जज्बा होता है जिसको आपको जिंदा रखना जरूरी होता है। देखिए, हम आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात की, और हकायक यही है कि ये इस जज्बे को सामने रखते हुए तकरीबन इतने साल लगे इस जज्बे को तोड़ने के लिए। दुश्मनान ने पाकिस्तान के अंदर के ये फौज और सिविलियन के दरमियान एक रिफ्ट पैदा की जाए ऐसी कि जिसका नुकसान हो। बड़ी डिटेल में बात कर ली, हमारा प्रोग्राम जरा लंबा हो गया थोड़ा सा। अब आखिर में मुख्तसरन जो है ना पंजशेर के हवाले से अफगानिस्तान का कहा था कि बड़े आराम से फतह कर लेगा, और उन्होंने फतह कर लिया है। और इसमें सबसे ज्यादा मर्चे जो हैं वो सो कॉल्ड लिबरल को, और खास तौर पर पाकिस्तान में जो दुश्मनान बैठे हुए हैं उनको लगी हैं। क्या देखते हैं, जरा मुख्तसरन बताइएगा इस सारे मामले में। हमने हमसे पहले कहा था कि पंजशेर में पहले जो लड़ाई थी सोवियत यूनियन ने जब हमला किया तो उससे हालात मुख्तलिफ थे। उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस के साथ 9 और पार्टियां थी, और कुछ वॉर लॉर्ड थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें दोस्तम था, जिसमें जनरल इस्माइल था, और बहुत सारे लोग थे। अब वो भाग गए हैं अफगानिस्तान से। फिर अहमद शाह मसूद को यूके की जो MI6 है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल थी, वो उनको एमुनिशन प्रोवाइड करते थे, हथियार, फिर इंडिया उनको हथियार प्रोवाइड किया करता था। अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, बरतानिया पीछे हट गया,
वॉर लॉर्ड वहां से भाग गए, वहां एक 2 नंबर आदमी जाके रहने लगा जिसका नाम है अमर साले, और वो टाउट है CIA का, आपको पता है वो टाउट है अपना रॉ और CIA उसको पैसे देते थे, तो जो उससे स्टेटमेंट दिला सकते थे वो दिला सकते थे। तो वो एक कॉवर्ड आदमी है, बुज़दिल आदमी है, जिसने आज भी डेली मेल में अपना एक आर्टिकल पोस्ट किया और जिनके पैसे खाता रहा। अब इसकी करैक्टर देखें कि CIA के पैसे खाता रहा और आज जो बाइडेन को इल्जाम दे रहा है। भाई तुम अमेरिका के टाउट थे, तो तुम अमेरिका ने तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की या CIA की या रॉ की, इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब आप उनके काम के नहीं रहते तो आपको टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देते हैं। तो वाई शुड यू क्रिप कि आपके अंदर सलाहियत है नहीं और वहां पे आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी आपने हमारी मदद नहीं की। तो आज जो अहमद मसूद अकेला था, तो वो पंजशेर के अंदर वैली बड़ी स्ट्रांग है, जियोग्राफिकली बड़ी स्ट्रांग है, उसको डिफेंड करना आसान है। पहले जो इनके वॉरियर्स थे वो भी बड़े मजबूत और बड़े दिलेर हैं, लेकिन जब आप अकेले लड़ रहे होते हैं ना, तो और जो तालिबान का जिस तरह ऑफेंसिव गया, तो हम आपको यही कह रहे थे कि ये लड़ाई ज्यादा दिन जारी नहीं रहेगी। अब अहमद मसूद ने भी दरख्वास्त की है तालिबान से, एक उसका ट्विटर पे भी पैगाम आया, उसकी स्टेटमेंट भी आई है कि हम बातचीत करना चाहते हैं अमन के लिए और लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं। उस पर तालिबान ने कहा कि जब हमने आपको पहले कहा था कि लड़ाई ख़त्म कर दे, आपने नहीं माना, तो अब तो हम लड़ाई ख़त्म नहीं करेंगे। हालांकि तालिबान को ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ सिविल आबादी पे कोई जुल्म ना हो, वहाँ पे लोगों को निशाना न बनाया जाए। अब रिपोर्टेडली जो उसका भांजा था अहमद शाह मसूद का, जनरल वदूद, वो भी जो है वो लड़ाई में मारा गया है। इसी तरह फ़हीम दस्ती जो स्पोक्स पर्सन था अहमद शाह मसूद का, अहमद मसूद का, वो भी मारा गया है। और पंजशेर के ऊपर लगता है कि तालिबान जो है कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस अभी हो रही है, लेकिन मेन कैपिटल तक वो पहुंच चुके हैं। तो मेरा ख्याल अगले 24 घंटे में वो जो है कंप्लीट उनके कब्जे में आ जाएगा। इसलिए आपने देखा कि एक और जो डेवलपमेंट अफगानिस्तान के अंदर हुई है वो ये हुई है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा ने नॉमिनेट कर दिया मुल्ला हसन को एज दी रईस अमीन अफगानिस्तान का। और अखुंज़दा और इनका मौलाना हसन जो है वो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और उसके साथ उन्होंने 2 डिप्टी अनाउंस किए हैं, मुल्ला ब्रदर और अब्दुल सलाम को एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रखा है। उन्होंने कहा मैं पीछे रहूँगा और मौलाना हसन जो है वो अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनको रन करेंगे। साथ उन्होंने हक्कानी को जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। और मुल्ला याकूब, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, मुल्ला उमर का जो बेटा मुल्ला याकूब, क्योंकि उसने तमाम की तमाम जो तालिबान की ये जो एफर्ट थी, तालिबान की जो वो थी मिलिट्री कोशिश थी, उसको लीड किया था, और तो उसको उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, और वो बाई डिफॉल्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आप उसको कह सकते हैं। और एक अमीर खान है मुत्तकी, वहाँ पे इनको फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस किया गया है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट का जो फैसला है उसको उन्होंने गालिबन डिले कर दिया है। अभी डेट लाइन उन्होंने नहीं दी, कहते कि 2-1 दिन तक आएगा। फिर आपको पता है रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट खबर थी, DGISI भी गए थे काबुल, और उनके वहाँ पे बातचीत करने के लिए वहाँ लीडरशिप थे, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। आपको जनाब जनरल फैज हमीद साहब की और ये सारे ISI का जो रोल सामने रख के हमारे मुल्क से बाहर भी बड़ी आग लगी हुई थी और पाकिस्तान में भी बड़ी आग लगी हुई थी। और जी, वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब फैज गए थे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि ट्रेड रूट और ये वाला डिस्कस करना था, कंट्रोल क्रॉसिंग डिस्कस करनी थी, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। मेरी जो खबर है, जनरल फैज रसूल को बताने गए थे कि कहाँ कहाँ रॉ के, मुसैद के और CIA के ट्रेनिंग सेंटर्स थे। रॉ ने कहाँ कहाँ कॉन्सुलेट बनाए हुए थे, कौन कौन से लोग थे, जो वो तमाम की तमाम लिस्ट, वो ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, वो ऑपरेशन सेंटर के लिए, वो इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर की लिस्ट जो है वो तालिबान के हवाले कर दी गई है। तो और उनको नूरिस्तान और कुन्नड़ में जहाँ पे पाकिस्तान से भागे हुए लोग रह रहे हैं उसका भी बता दिया गया है। और तालिबान ने ये कहा है कि वो किसी भी किस्म के लोगों को वहाँ से काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। और रिसेंटली उन्होंने रॉ के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर और बहुत सारे उनको रेड भी किया है, उनके कॉन्सुलेट्स बंद किए हैं। तो ये बुनियादी मकसद था हिकमत यार से मिलने का, और बाकी वो गवर्नमेंट मेकिंग का भी था। लेकिन हमने पहले ही कह दिया कि गवर्नमेंट मेकिंग 100% हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और जो तालिबान की शूरा है, और जो अभी उन्होंने एक रहबरी शूरा अनाउंस करी, वो उनकी मर्जी के मुताबिक होगी। वो एक लिबर्टी है जिसको वो मर्जी लेके आए, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस। लेकिन ये दुश्मन की जो एक्टिविटीज वहां से इनिशिएट हो रही थी, ISI का और पाकिस्तान का बेसिक कंसर्न ये था। और जो इंडियन की एक्टिविटी और जिस तरह उन्होंने वहां पे तबाही और बर्बादी मचाई थी, अभी भी उनकी प्रॉक्सीज मौजूद है। और तालिबान को बड़े गौर से उनको देखना पड़ेगा, वहां पे अभी भी बम धमाके हो सकते हैं तालिबान को बदनाम करने के।
तो ये मकसद था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में कल एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसके ऊपर इमरान खान का भी पैगाम आया। उसको जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने उनको चेयर किया है। उसके अंदर जो है चाइना था, ईरान था, ताजिकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था। और वहाँ पे ये जो रीजन के जितने कंट्रीज ममालिक हैं, इन्होंने ये वादा किया है और ये अहद जाहिर किया है कि हम इस खित्ते में अमन के लिए, पीस के लिए काम करेंगे। और इंडिया जैसे दहशतगर्द, फैशिस्ट, हिटलरिज्म मुल्क को और हिटलराना लीडरशिप जो है उनके अजाइम को हम इस पीस के मुकाबले में जिसको तबाह करने के लिए कर रहे हैं, उनको हम तबाह बर्बाद हमें करना चाहिए। और पाकिस्तान को इस चीज़ में दुनिया के सामने ये मुकदमा पेश करना चाहिए। फिर साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो आप नज़र में रखिए कि इमरान खान साहब की बात हुई है यूएई की वलीअहद से, इमरान खान साहब की बात हुई है सऊदी अरब के वलीअहद से, और अफगानिस्तान के अंदर अमन के हिसाब से बातचीत हुई है। साथ ईरानियन जो है उन्होंने मुलाकात की है और उनका भी स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान की एफर्ट्स की उन्होंने तारीफ की है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का भी रिंग आया है। और पिछले दिनों आपको पता है नीदरलैंड की फॉरेन मिनिस्टर भी आई थी और उन्होंने पाकिस्तान की पीआईए ने जो एफर्ट्स किया है लोगों को वहाँ से निकालने में, वो दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। ये है आज तक की एक्टिविटी जो अफगानिस्तान के हवाले से हुई। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपके सामने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, हकायक पर और फैक्ट्स के ऊपर 6 सितंबर के हवाले से बात हमने कर ली, अफगानिस्तान की लेटेस्ट पंजगोर के हवाले से, पंजशेर के हवाले से आपकी पोजीशन आ गई, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान ने और पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किए हैं, और डीजीआईएसआई का विजिट और वहां से जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो सारे आपके सामने हमने बयान कर दिए। कोशिश करेंगे अब तक सारे हालात और वाकयात बताते रहें। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।